नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा प्रणाली में समावेशन या इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। बालकों के स्तरों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शारीरिक रूप से भिन्न बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। जैसे 1 सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, B गतीय रूप से विकलांग बालक तथा C बहुल विकलांग बालक। सेकंड है मानसिक रूप से विचलित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे A है प्रतिभाशाली बालक, B मंदबुद्धि बालक तथा C सृजनशील बालक। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि जरूरी नहीं वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो वही इस श्रेणी में आए, वरन वह बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं वह भी इस श्रेणी में आते हैं। थर्ड है सामाजिक रूप से विचलित बालक, सोशली डिप्रेव्ड चिल्ड्रन। वे बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे A सांवेगिक रूप से परेशान बालक, B असमायोजित बालक, C वंचित बालक, D समस्यात्मक बालक, E बाल अपराधी, F माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। फोर्थ शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, एजुकेशनली डिफर्ड चिल्ड्रन। शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। A शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, B शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, C किसी विषय विशेष को ना सीख पाने वाले बालक तथा D संप्रेषण बाधित बालक। इस प्रकार से इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु ही समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो कि विशिष्टता ग्रहण किए बालकों हेतु तैयार की गई। अब हम समावेशी शिक्षा के इतिहास पर नजर डालेंगे। प्राचीन समाज में बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रायः सभी देशों के लोग उदासीन थे। बच्चों को अपने सहज विकास के लिए स्वच्छंदता और अवसर नहीं मिल पाता था। इतना अवश्य था कि दैनिक आचरणों, नियम पालन, व्यायाम और नियमित रहन सहन की कठोरता तथा आत्म संयम द्वारा उनके शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था। सामान्यतया प्रत्येक अभिभावक की यह अभिलाषा होती थी कि उसके बच्चों को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वह उचित आयु प्राप्त करने पर अभिभावक को परिवार के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सके। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के मापदंड का निर्धारण व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं पर आधारित था। फलतः पूर्व निर्धारण मापदंड के अनुरूप उन्हें तैयार करना शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य था। बच्चों के विकास की सहज प्रवृत्ति और उनकी स्वच्छंदता का अध्ययन करना तो दूर रहा, उन पर जानबूझकर कुठाराघात किया जाता था। समाज के विकास के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों एवं स्तर में भी परिवर्तन होता गया।
समाज को अपने निरंतर विकास हेतु सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः शिक्षा के उद्देश्य के क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ। अब तक शिक्षा का ध्येय बच्चों को अपने परिवार का उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना था और अब उत्तरदायित्व की परिधि विस्तृत होकर परिवार से देश और समाज में परिवर्तित हो गई। फलस्वरूप केवल शिक्षा के उद्देश्य क्षेत्र में विस्तार मात्र हो गया, बालकों की सहज प्रवृत्ति के विकास को फिर भी अवसर नहीं मिल पाया। बालकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के संबंध में शिक्षकों को बालकों के संबंध में उनकी प्रवृत्ति, रुचि और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे ज्ञान ने वस्तुतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज की प्रेरणा दी। फलतः पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली पूर्णतया परिवर्तित हो गई। पहले पूर्व निश्चित शिक्षा के स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षित किया जाता था और अब बालकों के विकास स्तर के अनुकूल उनकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। शिक्षा के मनोविज्ञान का आविर्भाव प्रायः 17वीं शताब्दी से हुआ है। अतएव 17वीं शताब्दी से वर्तमान 20वीं शताब्दी तक के काल में इस दिशा में भी प्रगति का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक शताब्दी का विवरण अलग अलग देखना होगा। 17वीं शताब्दी सर्वप्रथम शिक्षा सुधारक कमेनियस के परिश्रम से उनकी पुस्तक स्कूल ऑफ इन्फेंसी के प्रकाशन के साथ 1628 ईस्वी में शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक पद्धति का उद्भव हुआ, परंतु इस पुस्तक से प्रायः धनाढ़ वर्ग ही, जो अपने बालकों को समुचित विकास हेतु सचेत था, लाभान्वित हो सका। कोमल तथा चपलमती बालकों की ग्राह्य शक्ति को दृष्टिगत करते हुए कमेनियस ने 1657 में आर्बिस पिक्टस नामक दूसरी पुस्तक का सृजन किया। इस पुस्तक की पठन सामग्री चित्रों में अंकित थी। इसका मूल उद्देश्य बच्चों को सर्वप्रथम स्थूल तथ्यों से परिचित कराने के पश्चात उनके सूक्ष्म नामों का ज्ञान प्रदान करना था। इस प्रकार कमेनियस ने शिक्षा प्रणाली का एक नया पथ प्रशस्त किया। बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और प्रवृत्ति पर उनके स्वच्छंद विकास की प्रणाली निर्धारित की गई। 18वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन की प्रायः दो प्रणालियां थी। प्रथम बाल शिक्षा के अध्ययन की दार्शनिक शाखा और द्वितीय धारा के अंतर्गत बालकों का अध्ययन नित्य प्रति के अवलोकन द्वारा किया जाता था। इन प्रणालियों को क्रमशः बाल अध्ययन की परोक्ष एवं प्रत्यक्ष विधि की संज्ञा दी जा सकती है। जॉन लॉक, रूसो तथा हार्बर्ट आदि शिक्षाविदों के विचारों ने बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन किया और बालकों के सहज विकास को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की। फ्रोबेल को, जिन्हें किंडरगार्टन शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, इस संबंध में विशेष ख्याति प्राप्त है। अब तक बालकों का अध्ययन व्यक्तिगत तथा समूह रूप में होता था, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जीवनी के इति से बालकों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के अवलोकन पद्धति द्वारा किए गए अध्ययन द्वारा बाल अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बाल अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बालकों के अध्ययन ने उनकी गति में उतनी तीव्रता नहीं रही जितनी इसके उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी में बाल विकास के अध्ययन में आशातीत प्रगति हुई। शिशुओं का व्यक्तिगत रूप में प्राणी शास्त्रीय अध्ययन किया गया। विभिन्न विचारकों द्वारा डार्विन के विचारों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राणी शास्त्रीय रचना के दृष्टिकोण से शिशु विकास श्रृंखला का वह स्तर है जिसे जानवर और मानव के बीच की खोई हुई कड़ी कहा जा सकता है। इस शताब्दी में बाल विकास का अध्ययन विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में किया गया। बाल विकास संबंधी तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन हेतु
विभिन्न पत्रों एवं पत्रिकाओं का संपादन भी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस तथा पश्चिमी देशों में 19वीं शताब्दी में बाल विकास के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया और पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। बाल विकास के इस वैज्ञानिक अध्ययन को विश्वव्यापी बनाने के ध्येय में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड तथा पोलैंड आदि प्रायः सभी पश्चिमी देशों में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समितियों की स्थापना हुई। बाल विकास की अध्ययन समिति के शुरुआत का श्रेय स्टैनली हॉल को है। 1894 ईस्वी में शिकागो में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अवसर पर स्टैनली हॉल ने इस प्रकार के प्रथम अमेरिकी संगठन की व्यवस्था की। फिर उनके पद चिन्हों पर चलकर विभिन्न देशों ने भिन्न भिन्न समितियों की स्थापना की। 1906 ईस्वी में बर्लिन में सर्वप्रथम इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। बाल विकास अध्ययन के फलस्वरूप उन शिशुओं का भी पता चला जो मानसिक दुर्बलता अथवा अक्षमता के कारण विद्यालय, परिवार और समाज के लिए एक समस्या का रूप धारण कर चुके थे। सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में ऐसे बच्चों के उपचार हेतु मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना हुई। दूसरा मनोवैज्ञानिक उपचार गृह 1896 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। 20वीं शताब्दी में इस दिशा में विशेष प्रगति हुई। शिशु अध्ययन के विकास के फलस्वरूप जाने अथवा अनजाने रूप में उन पर होने वाले अत्याचारों की खोज की गई। इसके निवारणार्थ 1868 ईस्वी में ठोस कदम उठाए गए। 1857 ईस्वी में शिशु निर्दयता अवरोध समिति की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में शिशु सेटलमेंट हाउस की नींव पड़ी। 1899 ईस्वी में इस विषय में संबंधित अभिभावकों के लिए फ्लोरेंस एच विंटरबर्न द्वारा फ्रॉम द चाइल्ड्स स्टैंड पॉइंट नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त 1898 एवं 1900 ईस्वी के अंतर्गत डेनवर, बोस्टन, शिकागो तथा न्यूयॉर्क नामक शहरों में किशोर अपराध न्यायालयों की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी शिशु अध्ययन के विकास को देखते हुए 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहना अतियोक्ति न होगी। पूर्व प्रचलित जीवन प्रणाली के स्थान पर शिशुओं के व्यवहारों को अधिक महत्व प्रदान किया गया। अध्ययन की गति को नवीनता प्रदान करने वाले निम्न तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। ए, बालकों की विभिन्न क्षमताओं का विशेष अध्ययन। 20वीं शताब्दी के पूर्व शिशु अध्ययन उनकी जीवनी पर आधारित था। अब बच्चों के ज्ञानार्जन, उनके शारीरिक एवं भावात्मक विकास, भाषा, धार्मिक प्रवृत्ति, चारित्रिक बल, नैतिकता, खेलकूद, भाव प्रदर्शन की जिज्ञासा और विधि तथा उनकी सामाजिकता को अध्ययन का विषय बनाया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों को लेकर विशेष प्रकार से की जाने वाली अध्ययन की रीति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई। बी है असमायोजित बच्चों का अध्ययन। असमायोजित बालकों पर 19वीं शताब्दी में ही ध्यान दिया गया था। इस शताब्दी में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित करके इनके विशेष अध्ययन की व्यवस्था की गई। बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक दुर्बलता वाले बच्चों के निर्वाचन से उनका एक अलग समूह बनाकर अनुकूल स्तर की शिक्षा प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की गई। दूसरी श्रेणी में उन असमायोजित बालकों को रखा गया जिनके असमायोजन का कारण घर, स्कूल अथवा समाज का प्रतिकूल वातावरण था। ऐसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक रीति से उपचार की व्यवस्था की गई। तीसरी श्रेणी में वे बच्चे थे जो अपनी तीव्र बुद्धि के कारण सामान्य बच्चों से भिन्न हो गए थे। उनके समुचित विकास हेतु बौद्धिक स्तर के अनुकूल आवश्यक पाठ्यक्रम और शिक्षा की व्यवस्था की गई। सी, व्यवहारों के आधार पर शिशु अध्ययन। 19वीं शताब्दी में प्रचलित
बाल विकास के अध्ययन की जीवनी पद्धति द्वारा प्रत्येक बालक का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में हो पाता था। उसी आधार पर बाल समूह की गतिविधियों का अनुमान कर लिया जाता था। अतएव यह पद्धति पूर्णतः दोष मुक्त नहीं की जा सकती थी। वर्तमान शताब्दी में अध्ययन का आधार बालक का व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार मानकर पद्धति को अत्यधिक उपयोगिता और वैज्ञानिकता प्रदान की गई। अनुमान का स्थान प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने ले लिया। बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन। 20वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी तक बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। इस प्रणाली प्रवृत्ति अथवा रुझान परीक्षण को भी समुचित स्थान प्राप्त था। परीक्षण में प्रत्येक बालक के जीवन स्तर, लिंग, जाति और सामाजिक मूल्यों को यथेष्ट महत्व प्रदान होने कारण विभिन्न बालकों के विकास में अंतर और उसके कारणों का पता सुगमता से चल जाता है। अतः विकास स्तर के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके उसके अनुसार उनके पाठ्यक्रमों का चयन किया गया। पूर्व विद्यालय बालक का अध्ययन। जन्मजात शिशु के अध्ययन की प्रणाली 20वीं शताब्दी की नवीनतम देन है। प्रथम विश्व महायुद्ध की विभीषिका ने समाज के ढांचे को चकनाचूर कर दिया था। शिशुओं के पालन पोषण की असुविधाओं ने शिशु वर्ग की स्थिति बड़ी घृणास्पद और दयनीय कर दी थी। फलतः मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। जन्मजात शिशु को प्राणी शास्त्रीय मानव मानकर अध्ययन प्रारंभ किया गया। शिशु को औसत मानकर उसके शारीरिक और मानसिक विकास की गतिविधि का उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक, सामाजिक तथा नैतिक आदि प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन किया गया। इस प्रकार व्यक्तिगत अंतर का भी पता चला। यद्यपि 20वीं शताब्दी में शिशु विकास के अध्ययन में अभूतपूर्व प्रगति हुई और बाधा के साथ सफलता भी मिली। मनोवैज्ञानिक के उदय की सीमा की काल प्रणालियां पूर्णतः वैज्ञानिक न होने के कारण उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकी। इनमें धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार संशोधन होता जा रहा है। बाल विकास अध्ययन की सबसे बड़ी कठिनाई बालकों की अलभ्यता थी। सौभाग्यवश अस्पतालों और जच्चा बच्चा गृहों की सहायता से मनोवैज्ञानिकों को शिशुओं के अध्ययन का अवसर प्राप्त होने लगा है। किशोर बालकों के अध्ययन में आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कारण यह है कि इस आयु के बालकों से वास्तविक तथ्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं। वे बहुत सी बातें जो मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन से अत्यधिक सहायक और महत्वपूर्ण है, सामाजिक एवं नैतिक संकीर्णता बस प्रकट नहीं करते। कभी कभी मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जटिलता में फंसकर अपना ही मानसिक संतुलन खो बैठता है। अतः परीक्षण का फल वास्तविकता के परे निकलता है। किशोर बालक भी अध्ययन की ऊहापोह से खींच जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुयोग्य बालकों को न मिलने से अध्ययन सफल और उपयोगी नहीं हो पाता, परंतु समाज के विकास के साथ साथ इस ओर भी हमें सफलता प्राप्त होती जा रही है। इस प्रकार यह था समावेशी शिक्षा का इतिहास। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक विभिन्न स्तर के बच्चों का अध्ययन करने के बाद शिक्षा में समावेशन पर बल दिया। धन्यवाद।